Welcome learners, welcome in social science class. Dear learners, today in our class we are going to start a new chapter from our book Our Past and chapter number 3 The Delhi Sultans. So dear students, आज हमें ये चैप्टर हेल्प करेगा दिल्ली के बारे में जानने में, जो आज इंडिया की कैपिटल है, इतनी इम्पॉर्टेंट सिटी है। इस दिल्ली कैपिटल को कब इम्पोर्टेंस मिलनी स्टार्ट हुई, कौन सी सेंचुरी में, और इसके ऊपर कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया, वो सारी बात आज हम इस अपने चैप्टर की हेल्प से सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। दिल्ली को इम्पोर्टेंस मिलनी स्टार्ट हुई थी 12th सेंचुरी में। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमार राजपूत्स। सो दिल्ली को सबसे पहले इम्पोर्टेंस जो है तोमार राजपूत्स के अंडर मिलनी स्टार्ट हुई। इन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। who were defeated in the middle of the 12th century by the चौहान्स, जिनको हम चाहमान्स भी बोलते हैं। सो चौहान राजपूत्स जो हैं उन्होंने 12th सेंचुरी के मिड में तोमार राजपूत्स को डिफीट किया और दिल्ली के ऊपर कंट्रोल किया। सो यहाँ पर हमने राजपूत डायनेस्टीज के अंदर दो राजपूत्स को देखा, तोमार राजपूत्स को और हमने देखा चौहान्स को, जिनको हम चाहमान भी बोलते हैं। सो तोमार जो राजा थे उसमें सबसे पहले जो राजा बने वो थे अंगपाल। वो हमें अपनी टेबल नंबर 1 से देखने को मिल जाएगा, आपको इस टेबल को ध्यान से देखना है। सो हमें तोमार जो डायनेस्टीज हैं उसमें सबसे पहले राजा अंगपाल बने और चौहान में पृथ्वीराज चौहान राजा बने थे। नेक्स्ट, तोमार अंडर द तोमार्स एंड चौहान्स द दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स। जब राजपूत का यहाँ पर रूल था तो उस टाइम पे दिल्ली जो है कमर्शियल सेंटर के तौर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। कमर्शियल सेंटर का मतलब है जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड जो है जो बढ़ जाता है तो उसको कमर्शियल सेंटर बोलते हैं। मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। यहाँ पर बहुत बड़े जैन मर्चेंट्स जो थे व्यापारी थे और इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया। कॉइन्स मिंटेड हेयर कार्ड दिल्ली वाल हैड अ वाइड सर्कुलेशन। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर कॉइन्स भी बनते थे, जिन कॉइन्स को हम दिल्ली वाल के नाम से जानते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे। जैसे आज हम कॉइन्स को यूज़ करते हैं तो उस टाइम के जो कॉइन्स थे उनको दिल्ली वाल्स बोला जाता था। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanates in the beginning of the 13th century. आप देखिए यहाँ पे हमें एक नई बात देखने को मिल रही है, दिल्ली सल्तनत। एक वर्ड है दिल्ली सल्तनत। तो मैं आपको आगे जाने से पहले बता देती हूँ कि दिल्ली सल्तनत किसको बोला जाता है। यहाँ पर 5 मुस्लिम डायनेस्टीज हैं, टर्किश, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज। इन पांचों डायनेस्टीज को मिला के बोला जाता है दिल्ली सल्तनत। क्या बोला जाता है? दिल्ली सल्तनत। सो ये दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट हुई दिल्ली में 13th सेंचुरी में और इसके बाद से दिल्ली जो है और ज़्यादा पॉपुलर होनी स्टार्ट हो गई। सो द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नो नाउ एज दिल्ली। दिल्ली जो पहले है वो सिर्फ एक छोटा सा एरिया था, बाद में उसके साथ साथ उसके जो एडजेसेंट एरियाज थे उनको भी दिल्ली के अंदर इंक्लूड कर लिया गया और दिल्ली का एरिया जो है वो वास्ट होना शुरू हो गया, एक्सपेंड होना शुरू हो गया। यहाँ पर एक मैप दिया गया है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं कि जैसे सीरी, जहाँपना, दिल्ली या कोना, इन सब को मिला के दिल्ली बनता चला गया। अब हम बात करते हैं अपनी टेबल 1 की। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रूलर्स हैं उसमें कौन कौन से मेन रूलर्स रहे हैं, राजा रहे हैं। सो राजपूत के बारे में हमने पहले भी जान लिया था कि अंगपाल तोमार डायनेस्टी से बहुत पॉपुलर राजा रहे और चौहान्स से पृथ्वीराज चौहान बहुत ही पॉपुलर किंग वहाँ पर रहे थे। अब बात करते हैं हम अर्ली टर्किश रूलर्स की। सो अर्ली टर्किश रूलर्स में सबसे पहले आए 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके ही दामाद जो थे सन इन लॉ इल्तुमिश जो है उन्होंने कार्यभार संभाला और उन्होंने पूरे किंगडम को रूल किया। उसके बाद रजिया, इल्तुमिश की डॉटर जो थी वो रजिया थी और उन्होंने आफ्टर इल्तुमिश किंगडम को टेक ओवर किया। आफ्टर दैट बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन। अब बात करते हैं हम खिलजी डायनेस्टीज की। ये इसको हमने क्रोनोलॉजिकल वे में
याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको इस टेबल को बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा कि किसके बाद कौन से राजा आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। तो खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत ही पॉपुलर किंग रहे। तुगलक डायनेस्टीज के अंदर गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। अब बात करते हैं हम सैयद डायनेस्टी की। तो इसमें खिज़र खान बहुत ही पॉपुलर रहे थे और लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी जो है वो बहुत ही पॉपुलर रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जाना हमने कि कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया दिल्ली के बारे में। अब हम सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलता है ये सारी इंफॉर्मेशन इन रूलर्स के बारे में। सो नेक्स्ट टाइटल इज फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। Although inscription, coins and architectures provide a lot of information, especially valuable are histories, तारीख एंड त्वारीख। ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें कॉइन्स से, इंस्क्रिप्शन से और आर्किटेक्चर से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बट इन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्रीज की लिखी गई, हिस्टोरियंस की लिखी गई तारीख और त्वारीख जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। और ये पर्शियन लैंग्वेज जो है वो दिल्ली सुल्तान्स की ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी। सो यहाँ पर हमें एक इमेज गिवन है कि जो हमें बताती है कि कैसे हिस्टोरियन जो है लिखने के लिए हार्ड वर्क करते थे। देखिए यहाँ पर 4 स्टेजेस में काम होता था, जिसमें कभी भी मैन्युस्क्रिप्ट जो बनाई जाती थी, जो उनकी बुक्स बनाई जाती थी, उसको 4 स्टेजेस में काम होता था। फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर पेपर को तैयार किया जा रहा है, सेकंड इमेज में यहाँ पर राइटिंग वर्क को किया जा रहा है और थर्ड इमेज में यहाँ पर गोल्ड को मेल्ट किया जा रहा है हीट के ऊपर, सो दैट कि जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया जा सके। जैसे अभी के टाइम में हम हाइलाइटर या मार्कर से अपनी इम्पॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। उस टाइम पे राजे महाराजा जो थे उनकी बुक्स में जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे उनको गोल्ड की हेल्प से हाईलाइट किया जाता था। और फोर्थ में यहाँ पर बुक की बाइंडिंग की जा रही है। तो इन 4 स्टेजेस में यहाँ पर काम होता था। द ऑथर ऑफ त्वारीख्स वर लर्न्ड मैन। और इनको लिखते कौन थे? ये काफ़ी विद्वान होते थे जो इन तारीख और त्वारीख्स बुक्स को लिखते थे। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड कोर्टियर्स, जैसे उनके पोइट या दरबारी जो थे वो काफ़ी लर्न मैन होते थे, वैसे ही जो त्वारीख को लिखते थे वो ऑथर भी काफ़ी विद्वान होते थे। हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द गवर्नेंस, एम्फेसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। और ये क्या करते थे? ये राजा को सलाह भी देते थे जब उनको एडवाइस चाहिए होती थी, और इसके साथ साथ ये टाइम टू टाइम राजा को याद दिलाते रहते थे कि आपको हमेशा ही न्याय संगत शासन करना है, जस्टिस करते हुए चलना है। द सर्कल ऑफ जस्टिस, यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाया हुआ है और इसमें बताया गया है कि न्याय कितना इंपॉर्टेंस था और उसके बारे में क्या लिखा गया है, पढ़ते हैं। द सर्कल ऑफ जस्टिस, फक्र अ मुदबिर, यहाँ पर जो लेखक हैं इनका नाम क्या है? फक्र अ मुदबिर, रोट इन 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में वो लिखते हैं कि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लीव विदाउट सैलरीज, कि एक राजा सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकता और सोल्जर्स जो है वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, और सैलरी आती कहाँ से है? रेवेन्यू से। और रेवेन्यू किन के पास से आते हैं? पीजेंट्स के पास से। पीजेंट्स कौन होते हैं? किसान। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पर्स एंड हैप्पी, और किसान जो है वो रेवेन्यू कब दे सकते हैं? जब वो खुद खुश होंगे और ज़्यादा खुशहाल होंगे, अच्छी उनकी एग्रीकल्चर लैंड होगी, तभी वो दे पाएंगे अच्छा रेवेन्यू। सो दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और वो कब खुश होंगे? जब राजा जो है अपना न्याय अच्छे से करते रहेंगे और जस्टिस को प्रमोट करेंगे, न्याय को प्रमोट करेंगे और अपने जो उनके अधिकारी हैं उनको ऑनेस्ट रखेंगे। ये सब तभी संभव है। सो यहाँ पर जो है दिखाया गया है कि न्याय कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ऑनेस्ट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड। The author of Twarikh lived in cities, mainly Delhi, and hardly ever in villages. So dear students, यहाँ पे हमें कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये त्वारीख लिखने वाले जो ऑथर्स थे ये अक्सर जो है सिटीज़ में ही रहते थे। सिटीज़ में भी दिल्ली को ये प्रेफर करते थे और विलेजेस में इनको हार्डली ये कभी जाते थे। They often wrote their histories for sultans in the hope of
रिच रिवार्ड। और इन जब ये राइटिंग करते थे तो इनका मेन मकसद होता था राजा से रिच रिवॉर्ड्स, अच्छा खासा इनाम पाना इनका मेन मकसद होता था। दीज ऑथर्स एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। सो यहाँ पे देखें इस पॉइंट में हमें 2 न्यू वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, बर्थ राइट एंड सोशल डिस्टिंक्शंस। तो बर्थ राइट क्या होता है? Privilege is claimed on account of birth. For example, people believe that noble inherited their right to govern because they were born in certain families. जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, या जो विद्वान थे उनके बच्चे विद्वान ही बनेंगे, मतलब ये इनहेरिट कर लेना। और दूसरा वर्ड था जेंडर डिस्टिंक्शंस, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मैन। Differences are used to urge that men are superior to women। और social distinction का मतलब है मेल और फीमेल में भेदभाव करना, और यहाँ पे मैन को सुपीरियर समझना एज कम्पेयर टू वुमेन। सो यहाँ पर जो ये ऑथर थे ये एडवाइस करते थे राजा को कि ये इन दोनों बेसिस पर ही रूल करें, इनको इस ऑर्डर को खराब नहीं होने दें। 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। अब 1236 में क्या हुआ, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी जो थी रजिया सुल्तान, वो रूलर बनी। द क्रॉनिकलर ऑफ एज मिनाज सिराज रिकग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। और उस टाइम में मिनाज सिराज जो थे वो फेमस क्रॉनिकलर थे, फेमस ऑथर थे उस टाइम पे, और वो जानते थे कि रजिया सुल्तान जो है वो अपने बाकी भाइयों से ज़्यादा एबल है राजा या रानी बनने के लिए, रूलर्स बनने के लिए। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। बट वो जानते हुए भी कि रजिया सुल्तान जो है वो मोर एबल है, बावजूद इसके वो नहीं चाहते थे, वो नहीं कंफर्टेबल थे कि रजिया जो है वो रूलर बने या रानी बने। बिकॉज हमने ये बात पहले भी देख ली है, क्योंकि क्रॉनिकलर जो थे, ऑथर जो थे, वो तो खुद ही एडवाइस करते थे कि ये सोशल डिस्टिंक्शन और बर्थ राइट जो है उसको कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि वो इसको गॉड का दिया हुआ ऑर्डर मानते थे। नोर वर द नोबल्स वर हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। और इसके साथ साथ जो और विद्वान वहाँ पर थे वो भी इस बात से खुश बिल्कुल भी नहीं थे। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि रजिया सुल्तान को हटा दिया गया रूलर्स की पद से। कब? 1240 में। सो वट मिनाज सिराज थॉट अबाउट द रजिया। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि मिनाज सिराज जो थे वो रजिया के बारे में क्या सोचते थे। मिनाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जो क्रॉनिकलर्स थे वो राजा को एडवाइस करते थे कि आप सोशल ऑर्डर में ही राज करें, और ये गॉड का दिया हुआ आदेश है, इसको खराब ना करें। सो यहाँ पर मिनाज सिराज भी जो है वही सोचते थे, इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन। और वो कहते थे कि विमेन जो है वो इंडिपेंडेंट रूलर बनने की बजाय उसका जो प्लेस है वो है मैन का सबॉर्डिनेट बनना, उसका सहायक बनना। ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज। यहाँ पर वो कहते हैं कि रजिया के पास बहुत सारी क्वालिटीज थी, बट उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ क्योंकि वो मैन नहीं थी। ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स रजिया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। रजिया ने जो अपने शासनकाल में कॉइन्स बनवाए थे उसने उन कॉइन्स के ऊपर लिखवाया था इल्तुतमिश की डॉटर। दिस वाज इन कंट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी 1262 to 1289 of the काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश। सो ये जो था, जो रजिया ने अपने कॉइन्स के ऊपर लिखवाया था कि मैं इल्तुतमिश की डॉटर हूँ, ये रुद्रमा देवी से बिल्कुल अपोजिट था। और ये रुद्रमा देवी कौन थी? ये भी रानी थी। वारंगल के अंदर एक काकतीय डायनेस्टी थी जो कि आज के आंध्र प्रदेश में पड़ती है, और इन्होंने अपने आप को इन्होंने अपना नाम चेंज किया और अपने कॉइन्स में अपने आप को एक मैन की तरह शो किया था। अनदर क्वीन दीदा रूल्ड इन कश्मीर। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी और द एल्डर सिस्टर। इसके साथ साथ एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कश्मीर के अंदर भी एक रानी थी जिनका नाम था दीदा,
और ये दीदा नाम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये निकला था दीदी से, जिसका मतलब होता है एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट फ्रॉम गिवन टू लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स। और ये इसका यहाँ पर और भी मीनिंग निकल के आ रहा है कि ये नाम दिया गया था कि जिनके ऊपर वो रूल कर रही थी उन्होंने अफेक्शनेट होकर उसके प्रेम में उनको ये नाम दिया था। Dear students, our next topic is from garrison town to empire. Before going to read this topic, let's know two new terms. First one is hinterland and second is garrison town. Hinterland का मतलब होता है the land adjacent to a city or port that supply it with goods and services. एक शहर या एक पोर्ट, इसके आसपास का इलाका जहाँ से उसको गुड्स और सर्विसेज मिलती हैं, वो कहलाता है हिंटरलैंड। एंड गैरिसन टाउन का मतलब होता है अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। सेटलमेंट होती हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। सो ऐसा इलाका जिसको चारों तरफ से सोल्जर्स ने घेरा होता है, जहाँ पे ज़्यादा सोल्जर्स रह रहे होते हैं, तो वो कहलाता है हमारा गैरिसन टाउन। सो इन द अर्ली 13th century, the control of Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified town occupied by garrisons. So 13th century में शायद ही कोई राजा जो है वो garrison town से beyond जा पाया होगा। The Sultan seldom controlled the hinterland. सुल्तान क्या करते थे, वो hinterland को कंट्रोल कर लेते थे, जहाँ से गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होती थी। इसको कंट्रोल करने से उनको क्या मिलता था कि वो ट्रेड को अपने कंट्रोल में ले लेते थे और प्लंडर करते थे। जो सामान, गुड्स और सर्विसेज आ रही होती थी उनको लूट लेते थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और दिल्ली में बैठकर दूर वाले इलाकों, जैसे दिल्ली में हम बैठे हुए हैं और बंगाल और सिंध में हमें कंट्रोल करना है और वहाँ से अपने राज्य को अच्छे से चलाना है, तो वो बड़ा ही मुश्किल काम है। रिबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। इसके साथ साथ वेदर भी जो है वो चेंज होता रहता है। सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाता था। दिल्लीज अथॉरिटी वाज ऑल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस। इसके साथ साथ दिल्ली के सुल्तान जो थे उनको दो तरह से बहुत ज़्यादा खतरा था। एक तो मंगोल जो अफगानिस्तान के रास्ते से उन पे हमेशा अटैक करने की सोचते रहते थे, उसके साथ साथ ही उनके अपने जो गवर्नर्स होते थे वो भी इस ताक में रहते थे कि जैसे ही सुल्तान जो है वीक पड़े तो हम अपने आप को या तो किंग बना ले या फिर राजा को हरा दें, डिफीट कर दे। तो दोनों तरह से यहाँ पर जो दिल्ली सुल्तान थे वो प्रॉब्लम फेस करते थे। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव्ड दीज चैलेंजेस। और ये सारे चैलेंजेस में दिल्ली सल्तनत का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था। सो इसको ओवरकम करने के लिए अपने राज्यों को, किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाने की जो एक मुहिम थी वो स्टार्ट हुई। द कंसोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ ग्यासुद्दीन बलबन। जो मुहिम स्टार्ट हुई वो ग्यासुद्दीन बलबन के टाइम से स्टार्ट हुई और फर्दर एक्सपेंशन हुआ उसका अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक के टाइम में। ये जो अपने राज्यों को स्ट्रॉन्ग करने की जो मुहिम थी ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी चलती रही और मोहम्मद तुगलक के टाइम में भी चलती रही। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड टू कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। और इसमें सबसे पहले इस कैंपेन में क्या किया गया कि गैरिसन टाउन के आसपास जो हिंटरलैंड थी जहाँ से गुड्स और सर्विसेज आता था, सो उसको कंसोलिडेट किया गया, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब एंड हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। और इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया गया कि गंगा यमुना जो दो नदियां थी उनके बीच की जो ज़मीन थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट को कट किया गया, वहाँ पर उस रास्ते को साफ किया गया सो दैट कि वहाँ पर प्लंडर नहीं हो, हिंटरलैंड से आने वाले सामान की लूटपाट नहीं हो। तो इसलिए वहाँ सारे फॉरेस्ट को क्लियर किया गया और वहाँ रहने वाले हंटर और गैदरर्स और पेस्टोरलिस्ट को वहाँ से भगा दिया गया। दीज लैंड्स वर गिवन टू द पीजेंट्स फॉर एग्रीकल्चर। और ये जो है किसानों को दे दी गई ताकि वो उसके ऊपर एग्रीकल्चर कर सकें। और न्यू फॉरेस्ट गैरिसन टाउन्स एंड टाउन वर इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट
एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड। इसके साथ साथ नए फॉरेस्ट लगाए गए और ज़्यादा नए गैरिसन टाउन बनाए गए, किस लिए बनाए गए, ताकि ट्रेड रूट के ऊपर कंट्रोल जो है अच्छे से किया जा सके और उसकी प्रोटेक्शन भी अच्छे से किया जा सके, और इसके साथ साथ रीजनल ट्रेड को भी बढ़ावा मिले। The second expansion occurred along the external frontier of Sultanate. Military expedition into southern India started during the reign of Alauddin Khilji and culminated with Muhammad Tughlaq. अब अभी तक हमने बात की कि कैसे दिल्ली सल्तनत के किंग्स ने इंटरनल फ्रंटियर पे काम करते हुए अपने किंगडम को कंसोलिडेट किया, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, और कैसे प्लंडर को होने से रोका, कैसे ट्रेड पे कंट्रोल किया। अब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल फ्रंटियर पे कैसे काम किया दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने। यहाँ पर जो सेकंड कैंपेन्स है इसमें मिलिट्री का रोल बहुत ज़्यादा है। सो मिलिट्री जो थी आर्मी से, उससे क्या करवाया गया, उसमें साउदर्न इंडिया की तरफ मार्च किया गया। और यहाँ पर ये जो कैंपेन थी ये स्टार्ट हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में, जिसको मोहम्मद तुगलक के टाइम में चरम सीमा पर ये पहुँच गई थी। और यहाँ पर आर्मी क्या करती थी, इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट, हॉर्सेस, स्लेव एंड कैरिड अवे प्रेशियस मेटल्स। यहाँ पर जो आर्मी थी वो एलिफेंट, हॉर्सेस और स्लेव्स पर कब्जा कर लेती थी, और उसके साथ साथ प्रीशियस मेटल्स को भी अपने साथ ले जाती थी। ऐसा वो क्यों करते थे, क्योंकि इससे उनके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे और उनकी और ज़्यादा आर्मी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन 150 years after somewhat humble beginning, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. बशर्ते कि दिल्ली सल्तनत के किंग की जो सेकंड कैंपेन थी वो स्लो थी, उसकी स्टार्टिंग स्लो थी, बट मोहम्मद तुगलक जो थे उनके शासनकाल के एंड आते आते साउदर्न इंडिया में काफ़ी लार्ज एक्सपेंशन जो है उन्होंने कर लिया था। ये हमें मैप की हेल्प से भी दिखाई दे जाता है कि दिल्ली से चलकर वो कितनी दूर तक उन्होंने अपनी आर्मी के साथ मार्च किया था। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज़। उन्होंने अपने दुश्मन लोगों को हरा दिया, दुश्मन राजाओं को हरा दिया, एंड बहुत सारी सिटीज़ को उन्होंने सीज भी कर दिया। इसके साथ साथ द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रेल्म। इसके साथ अब साउदर्न इंडिया में भी दिल्ली सल्तनत जो है वो पीजेंट से टैक्स वसूल करने लगी और उन्हें न्याय देने लगी। ये स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मस्जिद। अ मॉस्क्यू इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। अरेबिक में मॉस्क्यू को मस्जिद बोला जाता है, जिसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेफरेंस टू अल्लाह। ऐसी जगह जहाँ पर एक मुस्लिम अपने अल्लाह को सजदा कर सके। इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स टुगेदर। और एक कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू में, जिसको मस्जिद जामी और जामा मस्जिद बोला जाता है, वहाँ पर सभी मुस्लिम जो हैं साथ में प्रेयर अदा करते हैं। Members of the congregation choose the most respected learned male as their leader for the ritual of prayer। और कॉन्ग्रीगेशनल जो मॉस्क्यू है वहाँ पर सभी मुस्लिम क्या करते हैं, अपने में से ही एक लर्नड मैन को अपना लीडर चूज कर लेते हैं, सो दैट वो जो प्रेयर के रिचुअल्स है उसको परफॉर्म कर सके। इसके साथ साथ ही ऑल्सो डिलीवर द सरमन, जिसको खुतबा कहा जाता है, ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। और फ्राइडे प्रेयर जो है वो स्पेशल होती है। सो उस दिन जो इमाम चूज़ किया गया है, जो लीडर चूज़ किया गया है, वो सरमन भी देता है, उपदेश भी देता है। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट, दिस इज़ कॉल्ड किबला। अभी एक और नई बात हमें पता चल रही है कि मुस्लिम जो हैं वो अपनी नमाज मक्का को फेस करते हुए अदा करते हैं, मक्का की तरफ फेस करते हैं। मक्का है सऊदी अरब में, जो कि इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ हमारी वेस्ट डायरेक्शन में होगा। इसको कहा जाता है किबला। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड सेवरल मॉस्क्यू इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट्स। दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, ये पांचों सुल्तान, ये सभी मुस्लिम थे। सो इन्हें दिल्ली के अंदर तो बहुत सारी मस्जिद बनाई ही बनाई, साथ ही साथ इंडिया और बाकी जो भी हमारे एडजेसेंट एरियाज हैं वहाँ पे भी काफ़ी मस्जिद इन्होंने बनवाई। दीज डिमॉन्स्ट्रेट देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। इससे वो अपने आप को क्या साबित करते थे कि वो इस्लाम के प्रोटेक्टर्स हैं, मुस्लिम रिलीजन के प्रोटेक्टर्स हैं।
Mosque also helped to create the sense of community of believers who shared a belief system and a code of conduct. इसके साथ साथ ये मॉस्क्यू जो है और किस बात का एहसास दिलाती है कि हम सभी जो हैं, जो मुस्लिम जो डिफरेंट एरिया से आए थे, कि सभी हम जो हैं एक कम्युनिटी हैं, एक ही धर्म के मानने वाले हैं, सेम कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं. इट वॉज नेसेसरी टू री इन्फोर्स दिस आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स, क्योंकि मुस्लिम जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए थे. सो इससे उन्हें एक कम्युनिटी में होने का एहसास होता है, इसीलिए भी ये इम्पॉर्टेंट थी. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन टुडे इन दिस क्लास. वी हैव सीन कि कौन से रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली पर राज किया था, जिसमें राजपूत्स, टर्किश रूलर्स, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद एंड लोदीज थे. इन नीचे वाले पांचों को मिला के बनते हैं दिल्ली सुल्तान्स. और दिल्ली सुल्तान्स ने के बारे में हमें कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती थी, क्रॉनिकलर्स जो है वो क्या रोल प्ले करते थे, ये भी हमने जाना. इसके साथ साथ हमने जाना कि गैरिसन टाउन किसको कहते हैं, और गैरिसन टाउन एक छोटी सी जगह से बियॉन्ड जाकर पूरे एम्पायर को कैसे बनाया गया, और कैसे साउदर्न इंडिया में भी अपने दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया. इसके साथ साथ फिर हमने जाना मस्जिद के बारे में कि मस्जिद किसको कहते हैं, वहाँ पर कैसे नमाज जो अदा की जाती है, कौन सी डायरेक्शन को फेस करके, और मस्जिद क्यों इम्पॉर्टेंट थी. ये सब हमने आज इस क्लास में सीख लिया है. आगे का हम जो चोलास अपनी अगली क्लास में हम खिलजी और तुगलक्स के बारे में और ज़्यादा क्लोज से जानेंगे. So till then, stay happy, keep learning. Bye bye.